हेलो बच्चों, आज का पेपर केमिस्ट्री का हो गया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एक वो पूरा का पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी और एग्जामिनर से आया है। अब सुबह से बच्चों का हमारे पास में कॉल आ रही है, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं सर, उसके हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें। तो अब हम लोग आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। हमने इसके सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट हम लोगों ने शुरू के 18 क्वेश्चन लिए जिसके अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव्स है या असर्शन और रीजन है, उसका सॉल्यूशन हम अभी करने वाले हैं। उसके अंदर आपको ये भी बताया है कि वो क्वेश्चन एग्जाम्पलर में कहां से लिया गया है या एनसीईआरटी के किस लाइन से या एनसीईआरटी की किस एक्सरसाइज से उस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है। कल के दिन हम फिर से इस वीडियो को अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस सीरीज को देखिए, हम लोग का आज के सॉल्यूशन को और कल के सॉल्यूशन को। इसी तरीके से जब फिजिक्स का पेपर होगा हम उसका फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैनल को जो कि एडविन क्लासेस के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लगातार आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन से फॉर्म निकल चुके हैं कॉम्पिटिशन्स के। जैसे कि आपको मालूम है सीयूईटी का फॉर्म निकल चुका है, आईआईटी का फॉर्म निकल चुके हैं, नीट के फॉर्म आने वाले हैं, और उसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। मालूम है कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं? वो कॉम्पिटिशन है जैसे कि आपने देखा अभी बिट्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, बिट्स पिलानी का, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। उसके अलावा अभी हमने पीछे देखा था कि एक और नोटिफिकेशन आया था जिसको नेस्ट के नाम से हम देखते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसके ऊपर दिया जाएगा। वो इंटीग्रेटेड एमएससी का प्रोग्राम होता है जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर बेस्ड होता है। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। उसके अलावा जब आप आईआईटी का टेस्ट देंगे तो आपको काउंसलिंग में आपको बहुत हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आईआईटी के कॉलेजेस को चूज करना, आईआईटी के कॉलेज की ब्रांचेस को चूज करना, आईआईटी के लोकेशंस को चूज करना, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट हैंड्स की जरूरत पड़ती है। तो आई एम अवेलेबल, ताहिर सर आपके साथ में हमेशा रहेंगे। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाले 2 से 3 महीने आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 2 से 3 महीनों में मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा इस वीडियोस की सीरीज के जरिए से और इस चैनल के जरिए से। थैंक यू वेरी मच। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज केमिस्ट्री पेपर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेट के अंदर। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट नाउ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में सेट नंबर 1 के अंदर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग का टेक्निक क्या है, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, सेट नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसके बाद मैंने इसका आंसर लिखा है यहाँ पर, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन आपके पास में है एनसीईआरटी के पेज नंबर 307 का है और हेलो एल्केन चैप्टर का है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास में बच्चों? आंसर आया है सी। क्या है ये क्वेश्चन? अब आपके हाथ में सेट होगा, आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि 3 तरह के हमारे पास में सेट्स आए हुए हैं। कितने सेट्स हमारे पास में? 3 सेट्स आए हुए हैं। तो अभी मैं फर्स्ट सेट का सॉल्यूशन करा रहा हूं, इसके बाद मैं सेकंड सेट का सॉल्यूशन करा रहा हूं, उसके बाद मैं थर्ड सेट का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अभी जिन बच्चों के हाथ में फर्स्ट सेट है वो फर्स्ट सेट अपना हाथ लेकर के बैठेंगे। उसके बाद जो सेकंड सेट वाले हैं वो इस वीडियो को बाद में देख लेंगे, लगभग 10 मिनट के बाद में। इसी तरह से जिनके हाथ में थर्ड सेट है वो इसको और 10 मिनट के बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट सेट हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग अपने पेपर्स के ऊपर देख सकते हैं। पेपर में लिखा हुआ है which of the following is not true about enantiomers। enantiomers के बारे में क्या बात सही नहीं है, कौन सी बात ठीक नहीं है? तो उसका हमारे पास में आंसर क्या होगा? देखिए enantiomer उन चीजों को कहते हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ एक जैसा होता है, बस उसमें एक ही चीज का फर्क होता है। वो चीज क्या होती है? उनका स्पेसिफिक रोटेशन, उनके रोटेशन फर्क होते हैं। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? व्हिच इज नॉट ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। अब मैं इसमें नाम लिखने में चलूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों बी, सैलिसिलिक एसिड। ये जो है हमारे पास में एनसीईआरटी के अंदर ये देखिए, ये पेज नंबर 338 के ऊपर लिखा हुआ। आप अपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में इसको कंफर्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 के ऊपर है। किस चैप्टर का सवाल है बच्चों? ये अल्कोहल का, अल्कोहल चैप्टर का ये सवाल है। और उसके अलावा इसके अंदर ये एग्जाम्पलर, ये लिखिए एग्जाम्पलर के अंदर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 अगर आप देखेंगे अल्कोहल के अंदर तो वहां ये क्वेश्चन है। आपको ये मालूम है कि हमारी तैयारी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की बुक मिला करके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन में क्या पूछा है? आप लोग अपने पेपर्स को उठा के देख चुके होंगे। इसमें लिखा हुआ है एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड। एस्पिरिन आपको पता है सिर दर्द की दवाई होती है। is obtained by acetylation of which of the following compound? किस कंपाउंड के एसिटिलेशन से एस्पिरिन बनता है? तो आपको मैंने रेफरेंस दे दिया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 338 के ऊपर, या आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 46 में जा सकते हैं अल्कोहल चैप्टर के अंदर। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि सैलिसिलिक एसिड का एसिटिलेशन अगर आप करते हैं तो हमारे पास एस्पिरिन नाम की दवाई बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास में आंसर फिर से बी है, और ये हमारे पास में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट देखना अच्छी तरह से। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12.4। किस चैप्टर का सवाल है? ये अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर लगाया गया। तो हमें मालूम है कि सबसे फास्ट HCHO होता है, और जैसे जैसे उसके अंदर अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर उसका पोलैरिटी कम हो जाती है। तो उसके बाद में दूसरा चीज हमारे पास में वो है CH3CHO। उसके बाद में हमारे पास CH3COCH3। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में ये पूरा एक सीक्वेंस है जो कि बी ऑप्शन के अंदर करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट देन सेकंड और उसके बाद फिर थर्ड। ये तीन चीजें बच्चों हमारे पास में आ गई। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए बच्चों आप लोग, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? पहले तो इसका आंसर आपको बता दिया है, आंसर नंबर डी है इसका। इसका मैं सोर्स आपको बता देता हूं, ये आपके पास में अमाइन चैप्टर में अमाइंस, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30.4 के थर्ड पार्ट का बी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 30.4 थर्ड पार्ट के बी क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो डी आ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है हमारे पास बच्चों वो ये होगा। कौन सा होगा भाई? ये बेंजीन मैंने बना दिया, CH2 के बाद में NH2। देखिए यहाँ पर क्या है ना, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इंटैक्ट है, तो ये लोन पेयर जिसके पास इंटैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने आपके सामने क्या काम करा कि ये यहाँ पर NH2 ले लिया और यहाँ पर NO2 लगा दिया, तो इससे देखिए क्या होता है, इसका जो लोन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस में चला जाता है। ऊपर से NO2 का है माइनस का इफेक्ट को शो करता है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इस नाइट्रोजन के पास कम हो जाती है, इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इंटैक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ लोन पेयर इंटैक्ट है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो बच्चों क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया आपने, क्वेश्चन नंबर डी। अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप आइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है ऑन हाइड्रोलाइसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ओनली ग्लूकोज। आंसर है इसका ए, स्टार्च। स्टार्च जो होता है ये ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, इसीलिए इसका आंसर में क्या आ जाएगा, स्टार्च। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें जो इसका दूसरा ऑप्शन है, तो बच्चों फ्रक्टोज का तो हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो इसमें चौथा ऑप्शन है, तो सुक्रोज के अंदर ये हमारे पास में क्या होगा, सुक्रोज के अंदर हमारे पास में दो चीजें होती हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो ये हमारे पास में आंसर क्या हो गया, ए। इसको आप जो है वो बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में देख सकते हैं। इसके अंदर बच्चों बायोमॉलिक्यूल पेज नंबर 418 पर देखें। तो ये हो गया हमारे पास में। चलिए देखते हैं आपके यहाँ 6 क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे। ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल। ये तो बच्चों ऐसा सवाल है जो सारी दुनिया जानती है, विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, डी, विटामिन सी। इसको आप कंफर्म करना चाहते हैं तो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स में पेज नंबर इंडेक्स क्वेश्चन में, इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर 14.6 में गिवन, 14.6 के अंदर। अच्छा भाई, ये हमारे पास में 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर। आंसर पहले लगा लेते हैं, इसका सी है। ये एनसीईआरटी के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनर में ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसको उन्होंने अपने आप बना के दिया। तो हम लोग जानते हैं बच्चों रेट इज इक्वल टू के और ए टू द पावर 0, 0 ऑर्डर की रिएक्शन, किस चीज के लिए, 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। रेट की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर सेकेंड, मोल्स पर लीटर सेकेंड। के ए की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि के की यूनिट वही होगी जो कि रेट की यूनिट है। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये जो था, इसमें पूछा था द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो द आंसर इज 0 ऑर्डर। फाइन, फैंटास्टिक। चलिए 7 क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आप आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, कोलरॉश लॉ। ओके, कोलरॉश लॉ की इक्वेशन क्या रखी है, लैम्डा नॉट माइनस a अंडर रूट थी। ये सवाल में इतना आसान किया है, इसने बोला है, क्या बोला बच्चों इसके अंदर, इसने कि कौन सी इक्वेशन ठीक है इसके अंदर। तो इसमें देखिए आंसर बी है और इसका सोर्स मैं आपको ये बता सकता हूं कि एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 79 के ऊपर ये क्वेश्चन लिखी हुई है। तो आप देखेंगे कि अगर सी की वैल्यू इसमें 0 हो जाती है तो ये आपका एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट के बराबर हो जाएगा। ये इनका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट किस समय होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कब होगा, जब हमारे पास सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमारा डी ऑप्शन बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं एजियोट्रोप। ओके, एजियोट्रोप किसे कहते हैं, एक ऐसा मिक्सचर जो कि अपने ओरिजिनल कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को शो करता है। क्वेश्चन में पूछा गया था, पहले मैं आंसर ही बता देता हूं आपको। इसका आंसर है ए। ये सॉल्यूशंस के चैप्टर का है हमारे पास में, ये आपको पेज नंबर 47 के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा।
क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमारे पास में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है तो वो कौन सा डेविएशन शो करता है। तो ये मैं आपको बता रहा था बच्चों, इन्होंने कहा है ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। क्या है ये? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कौन सी चीजें होती हैं ये जो कि नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो जो भी चीजें नेगेटिव डेविएशन को शो करती हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, व्हिच इज ए। ओके, नेक्स्ट चीज के ऊपर हम आ जाते हैं। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया which of the following colligative property is used to find the molecular mass of proteins? Wonderful question. तो भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर एक इसका सिस्टम है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो गया भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका सोर्स क्या है? आप कहेंगे सर ये कहां से है? ये एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एग्जामिनर में भी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको पेज नंबर 53 के ऊपर तलाश कर सकते हैं। चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशंस। बहुत साफ तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू मेजर द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स। फाइन, ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर है बी। इसमें उन्होंने पूछा है among the following which will show the highest oxidation state। तो भाई साहब देखिए इसका आंसर है 3d5 और 4s1। आप देखिए ये जो भी चीज होगी इसमें क्या होगा? हमारे पास s के अंदर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और आप देख सकते हैं d के अंदर भी हमारे पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप इसके अंदर इसका कंफर्मेशन चाहते हैं कि भाई हमें ये बात कैसे कंफर्म होगी, तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 216 पर जा सकते हैं। पेज नंबर 216 के ऊपर 260 पे यू कैन गो टू पेज नंबर 260 एंड कंफर्म द आंसर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, how many ions are produced in the solution from the complex NiNH3 अब पहले तो इसका आंसर बता दिया जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9.28। कौन चैप्टर का भाई? कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं अपनी किताबें को खोल करके। तो देखिए आप अगर देखते हैं तो NiNH3 होल 6 Cl2, अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये आयंस अलग टूटेंगे, यानी कि NiNH3 होल 6 तो एक आयन बन करके तैयार होगा और क्लोरीन के 2 आयन बन जाएंगे। तो एक आयन तो इसका हो गया और 2 आयन इसके हो गए। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 3 आयन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ गया हमारे पास में? बी आ गया। राइट, चलिए अगले स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर अब हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहते हैं व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। लिगेंड वो होता है जिसके पास लोन पेयर होता है। तो इसके अंदर हम पहले ऑप्शन देखते हैं, आंसर आता है बी। क्यों आ रहा है बी हमारे पास में? ये क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर नाइट्रोजन के पास नहीं है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर चुका है। ये देखिए आप यहां इसको ये डोनेट कर चुका है, तो हमारे पास में लोन पेयर नहीं, तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो भाई साहब ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर है 12 कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में। कौन चैप्टर में? कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में।
तो ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन को हम लोगों ने देख लिया। आंसर है बी NH4 के आयंस। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, विच इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। आंसर है बी। ये है क्वेश्चन नंबर 9.31 किस चैप्टर का? फिर से कोऑर्डिनेट चैप्टर का। क्यों है इसका आंसर ये FeC2O4 होल थ्राइव माइनस। देखिए भाई साहब, ये है ऑक्सीलेटर। अगर कहीं पर भी हमारे पास में डाइडेंटेट शिलेट्स लगे हुए होते हैं, ये ऑक्सीलेट जिनमें OX करके इसको बना OX देखना आपने। कहीं पर भी अगर हमारे पास में साइक्लिक यानी कि शिलेट्स लगे हुए होते हैं ऑक्सीलेट आयन COO ये इस तरीके से Fe को लोड पे लेकर के शिलेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शिलेट्स। एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 9.31। इसके अंदर हम लोगों को जब मैंने अपनी क्लास में दिया करता था तो वहां बच्चों को बताता था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जैसे कोई बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, तो जिन लोगों ने इसको उस वक्त में इंपॉर्टेंट नहीं माना था, आज मान लीजिए इसको इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी आपको आईटी का पेपर देना है, नीट का पेपर देना है, सीयूईटी का पेपर देना है। ये क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां पर भी हमारे पास में साइक्लिक लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9.31 कोऑर्डिनेट चैप्टर में से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे पास में आता है इंसर्शन और रीजन। तो इसके आंसर आपको बता दिए जाए। क्वेश्चन नंबर है 15, आंसर है इसका डी। और ये आपको मैं बता दूं एग्जाम्पलर का ये सीधा 58 नंबर का क्वेश्चन है। किसका? एग्जाम्पलर का। कौन चैप्टर का? काइनेटिक्स। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा भी देता हूं। एक बात सुनना, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन आर ऑलवेज सेम, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का आपस में रिलेशन नहीं होता। वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है। नंबर 2 पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि असर्शन तो इसमें गलत है, रीजन इसका सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएंगे बच्चे लोग। इसका आंसर नोट करेंगे। पहले आंसर है ए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Na, यानी कि ए का मतलब समझ गए, इसका असर्शन भी ठीक होगा, रीजन भी ठीक होगा। NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास क्लोरीन गैस बनती है, जबकि पोटेंशियल ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। तो इसका रीजन क्यों होता है? इसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए कुछ ओवर पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से क्लोरीन पहले ऑक्सीडाइज होता है। तो इसीलिए हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl gives chlorine gas and ammonia. Yes, this is correct. और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन रिक्वायर्स सब ओवर वोल्टेज। दिस इज करेक्ट। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 17, अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं मेरे भाई लोग, बच्चों लोग, इसमें ये है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 61। कहां से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो भाई साहब आप लोग देख से करो, इसको आप अपने एग्जाम्पलर के बुक से कंफर्म कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर आगे, और इसके अंदर हमारे पास में आंसर है सी। एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है ये भी। दिस इज आल्सो फ्रॉम एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 17 है। हेलो अल्कीन। कहां से भाई? हेलो अल्कीन। क्वेश्चन में कहा गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आयोडोइथेन की आसान होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आयोडोइथेन मैं इसमें आपको बताता हूं, आयोडोइथेन बच्चों बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है
और क्लोरोमीथेन बॉन्ड ये वीक होता है, लेकिन इसने ऊपर की बात तो ठीक था, लेकिन इसने जो रीजन किया वो गलत है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड इज लेस, ये गलत है भाई। बड़ा बॉन्ड वीक होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। और भाई फाइनली हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? बड़ा बढ़िया सवाल है, बी ब्लॉक का है। पहले तो हमें सोर्स बताया गया है आपको, सॉल्व क्वेश्चन है ये भाई साहब, देखिए सॉल्व क्वेश्चन क्या है? जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसे कहते हैं जिसमें के इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, इनकम्प्लीट खाली। लेकिन आप जानते हैं जिंक में ऐसा नहीं होता। जिंक जो होता है इसका R-18 4s2 और 3d10 कंप्लीटली फिल्ड, और अगर आप Zn+2 भी बनाएंगे तो भी ऐसा ही होगा, R-18 4s2 और 3d10। इसीलिए इसके अंदर एसेशन भी ठीक है और इसके अंदर रीजन भी ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका आंसर में हमने ए बात लगा दिया। तो बच्चों लोग देखिए, एक बात सुने आप फिर से, मैंने आज आपको करवाया है अभी सेट नंबर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी मैं आपको कल इसमें सब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, सब्जेक्टिव के भी सारे सॉल्यूशन का वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। और कल के बाद परसों को मैं आने वाले कॉम्पिटिशंस का जो कि बिट्स है, नेस्ट है, आईटी है, नीट है, इन सारे ऑप्शंस की एक एक करके मैं डिटेल आपको देना शुरू करूंगा। इस चैनल को जिसके ऊपर ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको धीरे धीरे सब नोटिस मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या मैसेज से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, मेरा नंबर मैं आपको लिख देता हूं, 936 863 1051। गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स पेपर। आप लोग अच्छे से फिजिक्स की तैयारी करिए। उम्मीद ये है कि वो भी पेपर आपका इसी तरह से शानदार हो जैसे कि आज आपका केमिस्ट्री का होगा। गुड बाय, थैंक यू।